हेलो। हाय फ्रेंड्स, मैं आपका फ्रेंड विजय अपने यूट्यूब चैनल ITI टेक्निक पावर स्टडी पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। फ्रेंड्स, प्रीवियस क्लास में हमने ट्रांसफार्मर से रिलेटेड चैप्टर किया था। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम ट्रांसफार्मर से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। तो फ्रेंड्स, अभी तक अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज की वीडियो। एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर की द्वितीयक वाइंडिंग, एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर की द्वितीयक धारा। हमारे को फ्रेंड्स दे रखा है क्वेश्चन में, एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर दे रखा है, उसकी द्वितीयक धारा के बारे में पूछ रखा है। एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर दे रखा है, इसकी द्वितीयक धारा के बारे में पूछ रखा है। तो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर क्या करता है कि इसकी द्वितीयक धारा क्या होती है, प्राथमिक धारा से कम होती है, प्राथमिक धारा से अधिक होती है, प्राथमिक धारा के समान होती है या प्राथमिक धारा की दोगुनी होती है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर क्या करता है, वोल्टेज को क्या करता है, स्टेप डाउन करता है। तो इसकी प्राइमरी वाइंडिंग में क्या हो जाती है, जैसे कि मैं बात करूँ, जैसे वोल्टेज कम करता है, ठीक है, तो इसकी सेकेंडरी वाइंडिंग में क्या हो जाती है, धारा अधिक हो जाती है। तो इसकी जो मैं बात करूँ सेकेंडरी धारा की बात करूँ, अगर स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर द्वितीयक धारा की बात करूँ तो इसकी प्राइमरी धारा क्या हो जाएगी, अधिक हो जाएगी। किसकी, प्राथमिक धारा क्या हो जाएगी, द्वितीयक की तुलना में अधिक हो जाएगी। तो इसका आंसर फ्रेंड्स क्या होगा हमारे पास में, ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया। इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। क्यों होगा, क्योंकि एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर की द्वितीयक धारा का पूछ रखा है। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर क्या करता है, वोल्टेज को स्टेप डाउन करता है, और वोल्टेज को क्या करता है भाई, वोल्टेज स्टेप डाउन होगा तो करंट बढ़ जाएगी। करंट बढ़ेगी किसमें, तो फ्रेंड्स इसका आंसर क्या होगा, प्राथमिक धारा से अधिक होगा, क्योंकि हमारे को प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग का कंपैरिजन बता रखा है इसमें। तो उम्मीद है फ्रेंड्स आपको क्वेश्चन समझ में आ गया। अब फ्रेंड्स देख लेते हैं नेक्स्ट, सेकंड नंबर क्वेश्चन। ट्रांसफार्मर की प्राथमिक और द्वितीयक वाइंडिंग आपस में जुड़ी रहती है। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि मैंने इस क्वेश्चन का PDF मैंने आपको जो अपनी वीडियो बना रखी है उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया, तो आप वहाँ से PDF डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप पहले इन क्वेश्चन को सेल्फ कोशिश कीजिएगा, उसके बाद मैंने उसी में आंसर की डाल रखी है, तो आप उनसे आंसर भी देख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स आप आंसर की जो है वो आप उसी PDF से देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर सेकंड देख लेते हैं। ट्रांसफार्मर की प्राथमिक और द्वितीयक वाइंडिंग आपस में जुड़ जाती है। ट्रांसफार्मर की जो प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग होती है वो आपस में किस जुड़ रहती है, चालक से, अन्योन्य प्रेरण से जुड़ी नहीं होती और स्वप्रेरण से। तो फ्रेंड इसका आंसर हमारे पास क्या होगा, अन्योन्य प्रेरण होगा। अन्योन्य प्रेरण क्या होगा फ्रेंड्स, क्योंकि ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर काम करता है, अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर काम करता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड। कौन सा प्रचाल ट्रांसफार्मर के ट्रांसफॉर्मेशन प्रक्रिया में परिवर्तित नहीं होता। ट्रांसफार्मर का ऑपरेशन बता रखा है फ्रेंड्स इसमें कि ट्रांसफॉर्मेशन रिएक्शन में परिवर्तित क्या नहीं होता। तो फ्रेंड्स अगर मैं बात करूँ ट्रांसफार्मर रिएक्शन, इसमें ट्रांसफार्मर जो रेशो होता है उसकी बात हो रही है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ट्रांसफार्मर रेशो में क्या नहीं चेंज होता, विभव, धारा, आवर्ती और कोई नहीं। तो फ्रेंड्स हमने देखा है कि विभव और धारा क्या होती है, चेंज होती है, क्योंकि हम E2 और E1 का अनुपात लेते हैं और I2 और I1 का भी अनुपात लेते हैं, लेकिन हम फ्रीक्वेंसी का कभी भी अनुपात नहीं लेते हैं। तो फ्रेंड इसका आंसर क्या होगा, आवर्ती फ्रीक्वेंसी। ठीक है फ्रेंड्स, आवर्ती क्यों होगा, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या होता है, ट्रांसफॉर्मेशन अनुपात से मतलब है। ठीक है फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। निम्न में से कौन सी शर्त ट्रांसफार्मर के समांतर कार्य की नहीं है। इसमें फ्रेंड्स ट्रांसफार्मर के पैरेलल ऑपरेशन के बारे में पूछ रखा है कि पैरेलल ऑप्शन के बारे में हमारे को पता होना चाहिए कि पहली बात तो इसमें कि पैरेलल ऑपरेशन की क्या क्या शर्तें होती है। तो इसमें पूछ रहे कौन सी शर्त नहीं है। तो ऑप्शन ए दे रखा है इसमें, ट्रांसफार्मर की जो MVA रेटिंग है, यानी कि जो क्षमता मापते हैं हम, ठीक है, तो MVA रेटिंग समान होनी चाहिए, ऑप्शन है। ऑप्शन बी दे रखा है ट्रांसफार्मर का जो विभव अनुपात है, ट्रांसफार्मर का जो विभव अनुपात है क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। उसके अलावा ऑप्शन सी दे रखा है आपको कि ट्रांसफार्मर की जो प्रतिबाधा है, यानी कि मैं अगर बात करूं प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग के इम्पीडेंस का, तो वो समान होना चाहिए। और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स मैंने आपको बताया था, कल ही बताया था, कल मैंने वीडियो शूट किया था, कल हमने क्लास में देखा था कि कल की वीडियो हमने देखा था कि ट्रांसफार्मर की समांतर क्रम प्रचालन की शर्तें क्या होती है कि विभव अनुपात समान होना चाहिए, प्रतिशत बाधा समान होना चाहिए। ठीक है,
तो MVA रेटिंग समान होने से कोई मतलब नहीं। ठीक है फ्रेंड्स, तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। तो इसका आंसर क्या होगा फ्रेंड्स हमारे पास में ऑप्शन नंबर ए होगा। फ्रेंड इसका आंसर क्या होगा हमारे पास में, ट्रांसफार्मर की MVA रेटिंग समान होनी चाहिए। ये समांतर क्रम प्रचालन की शर्त नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। ट्रांसफार्मर की कोर होनी चाहिए। एक ट्रांसफार्मर की कोर किस प्रकार की होनी चाहिए? निम्न रिलेक्टेंस, उच्च प्रतिरोध, उच्च रिलेक्टेंस और निम्न प्रतिरोध। तो फ्रेंड्स मैं आपको बता देता हूँ एक बात कि ट्रांसफार्मर की जो कोर होती है, ठीक है, तो उसका जो रिलेक्टेंस में अगर बात करूँ, तो जैसे मैं प्रतिरोधी सर्किट की बात करता हूँ, ठीक है, तो प्रतिरोधी सर्किट में हमारे को पता है कि प्रतिरोधी सर्किट में क्या होता है, पर रेजिस्टेंस होता है। प्रतिरोधी सर्किट यानी कि जिस सर्किट में क्या होता है, रेजिस्टेंस होता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिकल सर्किट में क्या होता है, रेजिस्टेंस होता है। वैसे ही मैग्नेटिकली सर्किट यानी कि चुंबकीय परिपथ में क्या होता है, रिलेक्टेंस। ये क्या करता है, चुंबकीय फ्लक्स के मार्ग में बाधा डालता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ऑप्शन ए दे रखा है हमारे को निम्न रिलेक्टेंस, ऑप्शन बी दे रखा है उच्च प्रतिरोध, ऑप्शन सी दे रखा है उच्च रिलेक्टेंस और ऑप्शन डी निम्न प्रतिरोध दे रखा है। तो फ्रेंड्स इसका आंसर अगर हम करें तो इसका आंसर क्या होगा, निम्न रिलेक्टेंस होगा। अब निम्न रिलेक्टेंस क्यों होगा, क्योंकि उच्च प्रतिरोध क्या होता है, यानी कि ये तो इलेक्ट्रिकल सर्किट यानी कि विद्युतीय परिपथ का गुण होना चाहिए। ठीक है, रिलेक्टेंस का मतलब क्या है कि चुंबकीय मार्ग में आने वाली बाधा है, तो वो क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए ट्रांसफार्मर। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन हम क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 6। निम्न में से कौन सी हानियाँ ट्रांसफार्मर के लोड के साथ परिवर्तित होती है? निम्न में से कौन सी हानियाँ ट्रांसफार्मर के लोड के साथ परिवर्तित होती है? ऑप्शन ए दे रखा है फ्रेंड इसमें तांबा हानियाँ, ऑप्शन बी सेथिल्य हानियाँ, ऑप्शन सी भंवर हानियाँ, ऑप्शन डी सभी हानियाँ। तो ट्रांसफार्मर के लोड के साथ चेंज जो होती है, मैंने आपको लॉसेस भी बताया था। तो तांबा हानि है वो क्या होती है, लोड के साथ चेंज होती है। बाकी सेथिल्य हानि है और एडी करंट हानि, ये कौन सी हानि होती है, ये होती है आयरन लॉस को, यानी कि लो क्षति इसको बोलते हैं। तो फ्रेंड इसका आंसर क्या होता है, तांबा हानि, क्योंकि तांबा हानि क्या होती है, लोड के साथ चेंजेबल होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। ट्रांसफार्मर की जो प्राथमिक और द्वितीयक वाइंडिंग होती है, ट्रांसफार्मर की जो प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग होती है आपस में जुड़ी होती है। तो आपस में किस प्रकार से जुड़ी होती है, चालकीय रूप से, विद्युतीय रूप से, प्रेरकीय रूप से या यांत्रिक रूप से। तो फ्रेंड इसका आंसर क्या होगा, ट्रांसफार्मर की जो प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंड आपस में जुड़ी होती है, तो वो हमेशा किस रूप से जुड़ी होती है, प्रेरकीय रूप से जुड़ी होती है। विद्युतीय रूप से यानी क्या होगा, उसका किसी ना किसी तरह से इलेक्ट्रिकल कनेक्शन होता है। लेकिन मैंने आपको बताया था कि फ्रेंड्स प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग ट्रांसफार्मर के कोई संबंध नहीं होता, किस रूप से, विद्युतीय रूप से कोई संबंध नहीं होता, लेकिन उसका चुंबकीय रूप से या फिर प्रेरकीय रूप से संबंध जरूर होता है। तो फ्रेंड इसका आंसर हमारे पास क्या होगा, प्रेरकीय रूप से। तो उम्मीद है आपको फ्रेंड्स समझ में आया होगा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। यदि ट्रांसफार्मर की सप्लाई आवृत्ति दुगुनी कर दी जाए, यदि ट्रांसफार्मर की सप्लाई फ्रीक्वेंसी हम क्या कर दे, दुगुनी कर दे, तो भंवर धारा हानि क्या होगी। तो हमारे को ट्रांसफार्मर की सप्लाई दे रखी है, यानी कि मैं अगर बात करूं भंवर धारा की, तो भंवर धारा क्या होती है कि मैंने आपको बताया WE बराबर, ठीक है, तो इसका मैंने आपको फॉर्मूला बताया था। तो उसके अकॉर्डिंग अगर मैं बात करता हूँ, ठीक है फ्रेंड्स, अगर उसके अकॉर्डिंग अगर मैं भंवर धारा हानि के सूत्र की बात करूँ, तो भंवर धारा हानि का सूत्र क्या होता है, BM²F²T² होता है। तो अगर हम क्या करते हैं, सप्लाई फ्रीक्वेंसी को दुगुना कर दें, तो भंवर धारा जो क्षति होगी वो क्या होगी, ऑप्शन दे रखा है फ्रेंड्स हमारे को, ऑप्शन ए 8 गुना, ऑप्शन बी समान, ऑप्शन सी दुगुना, ऑप्शन डी 4 गुना। तो फ्रेंड इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा 4 गुना। क्यों होगा फ्रेंड्स, क्योंकि फ्रीक्वेंसी जो होती है, फ्रीक्वेंसी जैसे मैं बात करता हूँ फ्रीक्वेंसी की, तो फ्रीक्वेंसी अगर मैं बात करूँ तो फ्रीक्वेंसी का सूत्र क्या होता है, होल स्क्वायर होता है। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, अगर फ्रेंड्स मैं बात करता हूँ फ्रीक्वेंसी की, ठीक है फ्रेंड्स, अगर मैं बात करूँ तो फ्रेंड्स मैंने आपको सूत्र बताया था, क्या होता है इसका सूत्र, एडिगेंट सूत्र हानि का BM²F²T²। अगर फ्रेंड्स अगर मैं यहाँ पर फ्रीक्वेंसी को क्या करूँ, तो फ्रेंड्स अगर मैं फ्रीक्वेंसी की बात करूँ, इसमें फ्रीक्वेंसी क्या करनी है, 2 गुना करनी है। अगर फ्रीक्वेंसी फ्रेंड्स हम 2 गुना करते हैं, 2 का स्क्वायर कितना होता है हमारे पास में 4, तो इसका आंसर क्या होगा फ्रेंड्स 4 गुना, क्योंकि फ्रीक्वेंसी को जब हम क्या करते हैं, दुगुना करते हैं। यदि सप्लाई फ्रीक्वेंसी अगर हम दुगुना करें तो एडी करंट लॉस क्या हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी दुगुना यानी कि F² यानी कि 4 हो जाएगा। तो उम्मीद है फ्रेंड्स आपको क्वेश्चन समझ में आएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स हम देख लेते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स हम। निम्न में से किस ट्रांसफार्मर निम्न में से किस ट्रांसफार्मर कोर को किसे ट्रांसफार्मर कोर की लेमिनेट करके कम किया जाता है। तो ट्रांसफार्मर की कोर को लेमिनेटेड कम करने का उद्देश्य क्या होता है फ्रेंड्स, कि एडी करंट क्षति यानी कि भंवरदार हानि को कम करने के लिए हम क्या करते हैं, ट्रांसफार्मर कोर को लेमिनेटेड करते हैं। तो फ्रेंड्स इसका आंसर क्या होगा, भंवर धारा होगा। तो उम्मीद है फ्रेंड्स आपको क्वेश्चन समझ में आ गया। भंवरदार हानि किस लिए होती है, कि ट्रांसफार्मर कोर अगर लेमिनेटेड नहीं हो तो भंवरदार हानि होती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो लिमिटेड किस लिए करते हैं, भंवरदार हानि को कम करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। ट्रांसफार्मर में नो लोड पर प्राथमिक धारा। तो फ्रेंड इसमें बता रखी है कि नो लोड जब होती है, ट्रांसफार्मर को अगर बिना लोड से जोड़ा जाए तो प्राथमिक धारा क्या होगी। तो फ्रेंड्स इसमें आपको ट्रांसफार्मर की जो अगर मैं बात करता हूँ, ट्रांसफार्मर की अगर मैं दो कोयल की बात करता हूँ, जैसे मान लो ये हमारे पास दो कोयल है, ठीक है, ये जैसे दो कोयल है हमारे पास में, तो ये जो दो कोयल है, ठीक है, अगर इसमें मैं बात करूँ, अगर ईएमएफ की बात करता हूँ, अगर मैं बात करूँ, अगर इसको नो लोड से जोड़ा जाए, अगर इसको हम क्या करें, नो लोड से जोड़ें, बिना लोड के अगर हम इसको जोड़ते हैं, ठीक है, बिना लोड के अगर जोड़ते हैं तो दोनों कोयल में क्या होता है कि ऑप्शन इसमें दे रखा है कि आरोपित विभव 90 डिग्री से क्या होता है, पश्चगामी होता है। आरोपित विभव से निश्चित रूप से 90 डिग्री द्वारा क्या होता है, पश्चगामी होता है। ऑप्शन सी इसमें दे रखा है आरोपित विभव 90 डिग्री द्वारा अग्रगामी होता है। ऑप्शन डी आरोपित विभव 90 डिग्री से कम पर अग्रगामी होता है। फ्रेंड्स आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा ताकि आपको क्वेश्चन समझ में आए। इस तरह के क्वेश्चन क्या होते हैं, एग्जाम में कई बार आ जाते हैं, तो हम उस सिचुएशन में क्या नहीं हो, अटके नहीं, तो हमारे को ये क्वेश्चन ध्यान से इस तरह के क्वेश्चन देखना जरूरी है। इस क्वेश्चन फ्रेंड्स सीधा सा ये बता रखा हमारे को, अगर ट्रांसफार्मर को बिना लोड के जोड़े तो प्राइमरी वाइंडिंग में जो धारा होगी उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो फ्रेंड्स आपको मैं एक चीज़ बता देता हूँ कि ट्रांसफार्मर को जब सेकेंडरी वाइंडिंग से जब हम क्या करते हैं, लोड से जोड़ते हैं, ट्रांसफार्मर की जब सेकेंडरी वाइंडिंग को जब हम लोड से जोड़ते हैं तभी उसकी प्राइमरी वाइंडिंग क्या होती है, धारा प्रवाहित होती है। अगर फ्रेंड्स अगर ट्रांसफार्मर को बिना लोड के जोड़ा जाए, यानी कि द्वितीयक वाइंडिंग कोई लोड नहीं जोड़ा जाए, तो क्या होता है कि प्राइमरी वाइंडिंग जो धारा होती है वो आरोपित विभव से क्या हो जाती है, लेगिंग हो जाती है, यानी कि पश्चगामी हो जाए। तो उम्मीद है फ्रेंड्स आपको क्वेश्चन समझ में होगा। पश्चगामी का मतलब यानी कि लेगिंग होना, यानी कि करंट जो होती है, यानी अगर मैं बात करूँ अगर करंट की, ठीक है फ्रेंड्स, अगर मैं बात करता हूँ करंट की, तो फ्रेंड अगर मैं बात करता हूँ करंट की, तो करंट की क्या होती है कि ट्रांसफार्मर की जो सेकेंडरी वाइंडिंग अगर जोड़ा गया लोड है उसी पे प्राइमरी वाइंडिंग की धारा निर्भर करती है। तो जितना हम लोड जोड़ते हैं प्राइमरी वाइंडिंग उतनी ही धारा बहती है। तो अगर नो लोड पर ट्रांसफार्मर को जोड़ा जाए, ठीक है, तो प्राथमिक धारा क्या होती है, आरोपित विभव से 90 डिग्री क्या हो जाती है, पश्चगामी यानी कि लेगिंग हो जाती है। तो उम्मीद है फ्रेंड्स आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में होगा। क्वेश्चन नंबर 11 हम नेक्स्ट देख लेते हैं। ब्रीदर को ट्रांसफार्मर में किस काम में लिया जाता है। ब्रीदर होता है, ब्रीदर मैंने आपको बताया था, ब्रीदर की प्रोसेस क्या होती है कि ब्रीदर क्या करता है कि जो आने वाली नमी है उसको सोखने का काम करता है और ट्रांसफार्मर में वायु पहुंचाने का काम करता है। तो ब्रीदर को ट्रांसफार्मर में किस काम में लिया जाता है। तो ऑप्शन हमारा दे रखा है कि ट्रांसफार्मर में गतिशील वायु से नमी अवशोषित करने तथा ब्रीदिंग प्रदान करने हेतु, ट्रांसफार्मर को ठंडी वायु प्रदान करने हेतु, ट्रांसफार्मर में गतिशील वायु से नमी अवशोषित करने में, और ऑप्शन डी दे रखा तेल को फिल्टर करने में। तो फ्रेंड्स अब इस तरह के क्वेश्चन में खाली आपको मेरे हिसाब से ए ऑप्शन और सी ऑप्शन में ही आपको कंफ्यूज होना चाहिए, बाकी इसका सीधा सा आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए होगा। ए क्यों होगा, क्योंकि ब्रीदर क्या काम करता है, नमी को भी अब्जॉर्ब करता है और ब्रीदिंग यानी कि सांस लेकर क्या करता है, वायु पहुंचाने का काम भी करता है। खाली उसका नमी अवशोषित करने का ब्रीदर का काम नहीं होता। ब्रीदर का काम क्या होता है, नमी अवशोषित करना भी और वायु को आगे ट्रांसफार्मर में पहुंचाना भी, ताकि ट्रांसफार्मर कूलिंग रह सके। तो उम्मीद है फ्रेंड्स आप क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 देख लेता है। ट्रांसफार्मर की जो दक्षता होती है, ट्रांसफार्मर की जो दक्षता होती है मुख्यतः किस पर निर्भर करती है। ट्रांसफार्मर की दक्षता मुख्यतः किस पर निर्भर करती है। तो ऑप्शन ए देखा फ्रेंड्स हमारे कोर हानियाँ, तांबा हानियाँ, स्ट्रे हानियाँ। ट्रांसफार्मर की दक्षता मुख्यतः किस पर निर्भर करती है, कोर हानियाँ, तांबा हानियाँ, स्ट्रे हानियाँ या परावैद्युत हानियाँ। तो फ्रेंड्स ट्रांसफार्मर की जो हानियाँ होती है वो किस पर डिपेंड करती है, कोर हानियों पर डिपेंड करती है। क्वेश्चन नंबर फ्रेंड्स हम देख लेते हैं नेक्स्ट 13। क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं फ्रेंड्स हम। ट्रांसफार्मर में निम्न में से क्या अपरिवर्तित रहता है। ट्रांसफार्मर में निम्न में से क्या अपरिवर्तित रहता है, धारा, आवर्ती, विभव, उपयुक्त सभी। तो फ्रेंड्स मैं बात करूं अगर, तो ट्रांसफार्मर में परिवर्तित क्या रहता है,
ट्रांसफार्मर परिवर्तित अपरिवर्तित क्या आता है, फ्रीक्वेंसी ही अपरिवर्तित रहती है, क्योंकि धारा विभव दोनों चेंज होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स हम, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या दे रखा है, शुष्क सिलिका जेल का। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है 14 नंबर, देख लेते हैं फ्रेंड्स 14 नंबर क्वेश्चन। शुष्क सिलिका जेल का रंग नमी सोखने के पश्चात, तो शुष्क सिलिका जेल का रंग नमी सोखने के पश्चात क्या होता है फ्रेंड्स, नीला होता है। ये सभी को पता है मेरे हिसाब से। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ट्रांसफार्मर की जो प्राइमरी और द्वितीय कुंडली होती है उसके मध्य प्रतिरोध पूछ रखा है, 1 ओम, लगभग 50 ओम और 0 ओम, और ऑप्शन डी अनंत ओम। तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि ट्रांसफार्मर की जो प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग के बीच जो रजिस्टेंस होता है वो क्या होता है फ्रेंड्स, हमेशा अनंत होता है। तो आप इस चीज़ को ध्यान रखिए कि ट्रांसफार्मर की प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग में जो रजिस्टेंस होता है हमेशा क्या होता है, हाई होता है, अनंत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं, वायु द्वारा शीतली ट्रांसफार्मर में कौन सा भाग नहीं होता। वायु द्वारा शीतली ट्रांसफार्मर में कौन सा भाग नहीं होता, तो इसका आंसर क्या होगा, कंजर्वेटर। क्योंकि सारे भाग होते हैं उसमें, लेमिनेशन भी होती है, क्रोड भी होती है, कॉपर चालक भी होगा, लेकिन कंजर्वेटर नहीं होता। क्योंकि वायु कंजर्वेटर में क्या आता है, ट्रांसफार्मर का ऑयल जाता है, लेकिन वायु द्वारा शीतलित में ऑयल की जरूरत नहीं होती, तो उसमें कंजर्वेटर का भाग नहीं होता, यानी कि अनुपस्थित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं, एक ट्रांसफार्मर 1600 केवीए 200 हर्ट्ज पर कार्य करता है, यदि इसे 50 हर्ट्ज पर चलाया जाए तो क्या होगा। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन देखने में आपको बहुत हार्ड लग रहा होगा, लेकिन इस क्वेश्चन कुछ नहीं है, सीधी सी कैलकुलेशन, कुछ नहीं करना आपको। जैसे 200 हर्ट्ज दे रखा है, अगर मैं बात करूँ इसमें फ्रेंड्स आपको सीधे 200 हर्ट्ज फ्रिक्वेंसी दे रखी है, 200 हर्ट्ज फ्रिक्वेंसी दे रखी है और 1600 केवीए दे रखा है। अब इसकी फ्रिक्वेंसी अगर कम कर दोगे तो क्या होगा, 200 हर्ट्ज फ्रिक्वेंसी है, ठीक है, और 1600 केवीए पर काम कर रहा है। अब इसे 50 पर चलाए तो क्या होगा, मैं आपको इसको सोल्व करने का तरीका बताता हूँ फ्रेंड्स, ठीक है। अगर फ्रेंड्स मैं बात करूँ, अगर मान 200 हर्ट्ज फ्रिक्वेंसी है और 1600 केवीए पर ट्रांसफार्मर काम कर रहा है, 200 हर्ट्ज फ्रिक्वेंसी और ट्रांसफार्मर 1600 केवीए पर काम कर रहा है, ठीक है। तो इसने हमने मान लिया कि 200 हर्ट्ज फ्रिक्वेंसी पर काम कर रहा है और ट्रांसफार्मर की केवी क्षमता कितनी है, 1600 केवी। अब अगर इसे 50 से चलाए, ठीक है, 50 हर्ट्ज फ्रिक्वेंसी से अगर इसको चलाए, ठीक है, तो कितनी केवीए क्षमता होगी, तो इसका सीधा सा सॉल्यूशन है, ठीक है। जैसे कि मैं बात करूं कि 200 रुपये में कोई मान लो 800 चीज़ें आती है, ठीक है आपकी, मैं बात करूं जैसे 200 रुपये में आपकी कोई 800 चीज़ें आती है, ठीक है, वहीं आपने रुपये कम कर देने की 100 चीज़ें ले ली, तो रुपये कितने हो जाएंगे, तो उसके हिसाब से बस ये एकांकीकरण का ही नियम है, इसमें और कुछ नहीं है, बस इसमें कुछ खास नहीं है। अगर आपकी कोई चीज़ कम हो रही है यहाँ पर, जैसे मान लो 200 केवी है और 1600 आपकी क्षमता दे रखी है, 200 हर्ट्ज फ्रिक्वेंसी और 1600 केवी क्या दे रखी, क्षमता दे रखी, और आपको 50 हर्ट्ज बोल दिया, यानी कि फ्रिक्वेंसी अब कम हो गई, तो सीधा आपको क्या करना है, 50 को क्या रखना है आपको हमेशा। तो फ्रेंड इसमें आपको क्या करना है कि 50 में क्या करना है, आपको 200 का भाग देना है सीधा, ठीक है, 50 में 200 का भाग देकर इंटू 1600 सीधा सा कर देना है, ठीक है। क्या करना है आपको आपको क्या करना है फ्रेंड्स, 50/200 करना है, 50/200, 50/200, ठीक है, इंटू में सीधा क्या करना है आपको 1600 से भाग देना है, यानी कि 50 में 200 का भाग देकर सीधा क्या करना है 1600 से गुणा करना है। तो आपका आंसर सीधा फ्रेंड्स यहाँ पर क्या आ जाएगा, 400 ओम आ जाएगा, ठीक है। सीधी इसमें कैलकुलेशन और कुछ नहीं करना, कोई इसमें सूत्र नहीं लगना, ठीक है। 200 हर्ट्ज फ्रिक्वेंसी और 1600 केवीए क्षमता पर काम कर रहा है, ठीक है। अगर फ्रिक्वेंसी कम कर दे तो क्या होगा, आपको सीधा क्या करना है, चीज़ कम हो रही तो क्या करनी है कि छोटी चीज़ को ऊपर रखना और बड़ी चीज़ को नीचे रखना और सीधा संख्या से गुणा कर देना, ठीक है। अगर यहाँ पर मान लो फ्रिक्वेंसी, अगर मान लो मैं 200 की जगह 400 फ्रिक्वेंसी कर दूँ तो क्या आएगा, 400 ऊपर आ जाएगा, ठीक है, और बट्टे में 200 नीचे आ जाएगा। अगर यहाँ पर 50 कम है तो क्या करना है आपको, 50 को ऊपर रखना है और 200 को नीचे इंटू 1600। तो उम्मीद है फ्रेंड आपको सीधा समझ में आ गया होगा, इसमें कोई अलग से फॉर्मूला नहीं, बस ये सीधा दिमागी क्वेश्चन है। इस टाइप का क्वेश्चन कई बार एग्जाम आ जाते हैं तो हम कन्फ्यूज जाते हैं, इसलिए आपके साथ ये दिक्कत नहीं हो, आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। उम्मीद है फ्रेंड्स आप क्वेश्चन करने का तरीका समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट फ्रेंड्स हम क्वेश्चन देख लेते हैं, ट्रांसफार्मर, एक पावर ट्रांसफार्मर की शीतलन हेतु कौन सा तरीका उपयोग होता है। पावर ट्रांसफार्मर उसकी कूलिंग हेतु कौन सा तरीका उपयोग होता है, एयर कूलिंग, एयर ब्लास्ट टेक्निक, ऑयल कूलिंग और नेचुरल कूलिंग। तो फ्रेंड्स पावर ट्रांसफार्मर की कूलिंग के लिए सिर्फ एक ही मेथड अच्छा होता है, वो है ऑयल कूलिंग, बाकी सारे मेथड क्या होता है अलग ट्रांसफार्मर यूज होता है, लेकिन पावर ट्रांसफार्मर के लिए सबसे बेस्ट मेथड कौन सा होता है, ऑयल कूलिंग ही होता है। नेक्स्ट फ्रेंड क्वेश्चन देख लेते हैं 19 नंबर क्वेश्चन। 19 नंबर क्वेश्चन दे रखा है कि एक ट्रांसफार्मर 100 एम्पीयर धारा
5 एम्पियर के अमीटर द्वारा मापने हेतु उपयोग है, तो धारा ट्रांसफार्मर क्या होगा। यहाँ पर फ्रेंड्स बस इसमें भी अब सीधी कैलकुलेशन कुछ नहीं है, इसमें बस पूछ रखा है कि धारा ट्रांसफार्मर किस टाइप का ट्रांसफार्मर होता है। तो धारा ट्रांसफार्मर जब मैंने बताया था कि जिस भी ट्रांसफार्मर का नाम आता है तो उसमें वो चीज़ कम होती है, तो धारा ट्रांसफार्मर में क्या कम होगी, धारा कम होगी। अगर धारा कम होगी तो वोल्टेज क्या होगा, एक ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, स्टेप अप हो जाएगा, क्योंकि धारा ट्रांसफर इसमें अब आपको ऊपर वाले कैलकुलेशन कुछ नहीं करनी, ठीक है। इसमें इतना पूछ रखा है कि धारा ट्रांसफार्मर क्या होता है, तो धारा ट्रांसफार्मर क्या होता है, एक तरह का स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है, ठीक है। पावर ट्रांसफार्मर कुछ नहीं होगा, डिस्ट्रीब्यूशन भी नहीं होगा, ना स्टेप डाउन होगा, क्योंकि स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर अगर होता तो क्या हो जाते हैं, धारा अपने आप बढ़ जाती है। लेकिन धारा ट्रांसफार्मर की बात हो रही है, तो धारा ट्रांसफार्मर क्या होती है, वोल्टेज को स्टेप अप कर देती है, ठीक है। धारा ट्रांसफार्मर क्या करता है, वोल्टेज को स्टेप अप कर देती है, ठीक है, जिससे धारा क्या होती है, कम हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स हम देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। ट्रांसफार्मर कोर के लिए निर्माण के लिए सर्वाधिक उपयुक्त पदार्थ है। तो फ्रेंड्स ट्रांसफार्मर निर्माण के लिए उपयुक्त सर्वश्रेष्ठ जो मेटेरियल होते हैं वो क्या होता है फ्रेंड्स, सिलिकॉन इस्पात होता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो मैं आपको लास्ट में इसमें आंसर की भी दिखाता हूँ, ठीक है फ्रेंड्स। इसमें मैं आपको आंसर की भी दिखाता हूँ, आपको नीचे मिल जाएगी, ये देखिए फ्रेंड्स, ये मेरे चैनल का लोगो IIT टेक्निकल पावर स्टडी, ठीक है। और ये आंसर की का ब्लॉक दे रखा है आपको, ये देखिए, ठीक है, ये आंसर की है। तो आप इस पहले आप क्वेश्चन खुद सेल्फ सोल्व कीजिएगा, इसका मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। पहले आप क्वेश्चन को सेल्फ अटेंड कीजिएगा, उसके बाद आंसर की से मिला सकते हैं, तो आपको अपनी तैयारी का पता लगेगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स कीजिए। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।